सुप्रभात। दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुति में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही खास दिन मनाने जा रहे हैं। आज है हिंदी दिवस। जिस भाषा में आप और मैं आज बात कर रहे हैं वो है हमारी खूबसूरत भाषा हिंदी। हिंदी की शान में मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को पहली बार जब हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में नियुक्त हुई थी, तब से आज तक हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं। और इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 बहुत ही खूबसूरत जाने माने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें मैं आपसे आज रूबरू कराऊंगी, आपसे आज मिलाऊंगी। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ दूरदर्शन यादगिरी के इस स्टूडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के बारे में। सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट है जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी वो है ऋषभ देव शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में ये एज अ कंसल्टेंट 2019 से जुड़े रहे हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से ये काफ़ी सालों से जुड़े रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये ऑफिसर रहे हैं। 14 काव्य संग्रह, 12 आलोचना ग्रंथ, 7 वैचारिक निबंध संग्रह के ये लेखक रहे हैं। एक बहुत ही इन्होंने जानी मानी पुस्तक अभी लिखी है हिंदी के बढ़ते कदम, जिनके लिए इन्हें काफ़ी सराहना प्राप्त हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी। हिंदी दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ी हैं सुष्मिनी श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में। हिंदी दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएं। ये 28 साल एयर इंडिया में भाषा विभाग से जुड़ी रही हैं। एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर आप रिटायर हुई हैं। काफ़ी सारे जो हम मैनुअल्स देखते हैं भारी भरकम, उन्हें ट्रांसलेशन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ट्रेनिंग मैनुअल्स हो गए, जो हैंडबुक्स हो गई, उन्हें ट्रांसलेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने एमए किया है हिंदी में और डिप्लोमा किया है ट्रांसलेशन में। ख़ास तौर से इनका लगाव रहा है हिंदी से तो रहा ही है, बट फ़ॉरेन की जो भाषाएं हैं जैसे रूसी और जर्मन, इनसे भी ये जुड़ी रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। अज़मतुल्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में। हिंदी दिवस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अज़मतुल्ला जी ऑल इंडिया रेडियो में बतौर ट्रांसलेटर 2 साल उन्होंने काम किया है और रिटायर हुए हैं एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर SBI से, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट में ये कई साल हिंदी भाषा से जुड़े रहे हैं। कई सारे अनुवाद वर्कशॉप्स इन्होंने कंडक्ट किए हैं। हिंदी भाषा को हमारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में किस प्रकार हम आगे लेके जाएं, उससे हम अपनी डेली की जो रूटीन है ज़िंदगी में उसे किस तरह से हम यूज़ करें, इसका बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है SBI में आगे लेके जाने के लिए। आप तीनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला प्रश्न ऋषभ जी आपसे ये है कि हिंदी भाषा राजभाषा जो हमारी है, ये जैसे मैंने कहा कि 14 सितंबर को हम हर साल मनाते हैं। ये किस प्रकार इसका महत्व क्या है, ये किस प्रकार स्टार्ट हुई है? 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने एक लंबी बहस के बाद हमारे संविधान के भाषा विषयक प्रावधानों को स्वीकृत किया जी। और प्रायः हम हिंदी दिवस कह कर के इस तिथि को मनाते हैं, लेकिन अधिक उचित होगा कि हम इसे भारतीय भाषा दिवस कहें। अच्छा। वह इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसा
अभी आपने इशारा किया था कि जो संविधान का अनुच्छेद 343(1) है जी वह यह कहता है कि भारत संघ की राजभाषा, यूनियन ऑफ इंडिया की जी राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। वह देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। जी उसके लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा कुछ और प्रावधान उसके साथ जुड़े हुए हैं। जी लेकिन इसके बाद अनुच्छेद 345, अजमतुल्लाह जी मुझे ठीक करेंगे, अनुच्छेद 345 जो है उसमें भारत के राज्यों को जी भी उनकी राजभाषा चुनने का अधिकार दिया है जी। और वे वहाँ की विधानसभाएं, वहाँ के विधान मंडल जी इस रूप में अधिकृत किए गए कि वे अपने लिए राजभाषा चुन सकते हैं जी। और जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रांतों ने अपनी अपनी राजभाषाएं चुनी हैं। अच्छा। एक बड़ा समूह हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करता है, राज्यों का जी। और जो अन्य अनेक हमारे यानी आधे से अधिक राज्य हैं जी, वे हिंदी तर जो अन्य भाषाएं हैं जी, उस राज्य में जो प्रमुख हैं अच्छा, उन्हें अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार करती हैं। यहाँ तक कि मज़े की बात यह है कि भारतीय संविधान जो 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में जी 22 भाषाएं स्वीकार करता है जिन्हें वह लैंग्वेजेस ऑफ नेशन, राष्ट्र की भाषाएं कहता है, राष्ट्रीय भाषाएं, उसमें अंग्रेजी नहीं है। अच्छा, लेकिन नागालैंड जैसे या अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को भी चुना है। अच्छा। तो ये भी स्वतंत्रता मेरा संविधान देता है। वाह। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसे हम हिंदी दिवस कह रहे हैं जी। यह सही अर्थ में भारतीय भाषा दिवस है और एक प्रकार से हिंदुस्तान की भाषिक आज़ादी का दिन है। अच्छा, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्ट्री आप बता रहे हैं, मतलब इतना शायद पता नहीं था। और ये जो आप बता रहे हैं कि जैसे हर राष्ट्र को फ्रीडम है कि वो अपनी खुद की भाषा राजभाषा चुने। जैसे ये इस साल के हिंदी दिवस का थीम है, जैसे हर साल थीम होता है, तो इस साल भी यही थीम है कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। ये इस साल का जैसे थीम है। तो हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हम कितनी अपनी भाषाओं की इज्जत करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें ये स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से भी आप जुड़े रहें। हिंदी को तो खैर उतनी ही मान्यता दीजिए, पर अपनी भी मातृभाषा से उतना ही जुड़े रहिए। ये शायद हमारी देश की बहुत बड़ी खासियत है। इस संबंध में प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे जी, अरुणाचल और प्रदेश ही नहीं, मिजोरम, मेघालय की भी वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी मानने के लिए उनको छूट दी गई है। और सर बता रहे थे कि संविधान सभा में बहस के बाद जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया जी। 343 अनुच्छेद के अनुसार उसमें मुख्य रूप से 3 बातें कही गई थी, जैसा कि साहब बता रहे थे कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी जी, और अंक होंगे भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल को अपनाया गया है। अच्छा। और ये अपनाने से पहले संविधान सभा में एक दिलचस्प चर्चा हुई है। संविधान सभा क्या, उससे पहले कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कहा करते थे, आज का जो पार्लियामेंट है जी, जब उसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा करते थे, उसमें 390 तक सदस्य थे। अधिकांश सब सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी से ही थे। अच्छा। जब सभा में जाने से पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी में बहस हो रही थी कि भाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लिपि देवनागरी, अंकों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय अंक या देवनागरी अंक दोनों कौन से लिए जाएं, इस पे चर्चा हो रही थी। तो कई लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय अंक हम किस तरह इस्तेमाल करें, हम तो भारतीय है, देवनागरी हम कर सकते हैं जी। तो जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब एज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी, तो कांग्रेस के तरफ से वो मेंबर थे, उन्होंने एक नई दिशा छेड़ी की इस बहस में कि जो अंक जो अंतर्राष्ट्रीय है ये
वास्तव में मूलतः भारत की ही देन है। भारतीय। भारत अंक विद्या के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने एक बहस छोड़ी। उन्होंने कहा कि जो अंक अब जो अंतर्राष्ट्रीय के रूप में माने जाते हैं, जी जिसके उत्पत्ति भारत से हुई है, और ये अरब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिनको जो है हिंदसा कहते हैं। हिंदसा यानी हिंदुस्तान जैसा, जैसा कि अंक विद्या की उत्पत्ति जो भारत में हुई है हम सब जानते हैं प्रोफेसर साहब। तो हिंसा, उसके बाद ये यूनान होते हुए यूरोप पहुंची, और यूरोप वालों ने समझा कि ये अरब से आ रहे हैं, तो उन्होंने अरबिक न्यूमरल्स का नाम दिया। उसके बाद फिर हमारे भारत देश में आके इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स हमने नाम दे दिया। जब सबको अच्छा लगा कि हमारे ही न्यूमरल्स है, ये अरबिक नहीं है, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स प्रचलित हो चुके हैं, बिकॉज ये यात्रा जो है अरब से होकर, यूनान से होकर यूरोप में पहुंची है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने ही क्यों कहा ये? क्योंकि उसमें एक यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्म 1888 में मक्का में हुआ था। बाद में वो इंडिया आए और कलकत्ता एरिया में रहने लगे। इन्होंने ये सब बताई, ये बात बताई, तो जब सबको अच्छा लगा, तो जब जो है ये हिंदी और लिपि देवनागरी और अंकों को जो है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, भारतीय, हम अंतर्राष्ट्रीय अंक भी कह सकते थे। मगर कोई विदेश ये हमारे देश में आता है, अंक देखता है, तो कहता है कि कई हमारे अंक है, कन्नड़ा में है, तेलुगु में है जी, और मलयालम में है। वो देखा गया कि ये भी भारतीय अंक है, क्योंकि उसका जो बेस है वो सारा भारतीय संस्कृत अंक है। हाँ। मगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो अंक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। इस तरह सर्वसम्मति से एक मत होकर, कुछ लोग कहते हैं कि एक मत से, एक वोट से ऐसा हुआ, इस तरह की गलत धारणा है। एक मत होकर जो है इसको इसीलिए उस दिन को याद करने के लिए हिंदी दिवस हम मनाते हैं। और पहला हिंदी दिवस प्रोफेसर साहब आप जानते हैं कि 1953 में जी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा वर्धा द्वारा पहला हिंदी दिवस मनाया गया, जब से ये हिंदी दिवस मनते जा रहा है। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऋषभ जी ने और सर ने जो कहा है, वही सब बातें हम अपने कार्यालय में अपने जो साथी लोग हैं उनको बताते हैं कि हिंदी का क्या महत्व है, हमें हिंदी में काम क्यों करना चाहिए जी। तो उसके लिए हम कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और यही सब बातें उसमें बताई जाती है। बाहरी वक्ताओं को हम आमंत्रित करते हैं ताकि उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे बोलने से ज़्यादा बाहरी व्यक्तियों के। बट ये कितना मुश्किल है, मतलब कार्यालयों में हिंदी में बात करना, हिंदी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिखना। आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो शायद हिंदी पढ़ने में भी बहुत अटकती है, क्योंकि हम अंग्रेज़ी के बहुत आदी हो चुके हैं। चाहे वो व्हाट्सएप में कुछ टाइप करना हो, या चाहे हिंदी में कुछ पढ़ना हो, या हिंदी में बात ही करना हो। जैसे आप संस्कृति की बात कर रहे थे, हमारा झुकाव काफ़ी जो वेस्टर्न कल्चर है, जो बाहरी जो कल्चर है, उसमें बहुत होता जा रहा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमने स्वतंत्रता संग्राम के समय देखी थी, जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें आज़ादी का जो मैसेज था वो देने में, और जो भारीपन है शब्दों में, वो बहुत हिंदी में मतलब मज़ा आ जाता है सुन के। तो ये शायद स्वतंत्रता में इस भाषा को इसलिए इतना ज़्यादा महत्व, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी, जो आज कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ तो, थोड़ी सी कम होती जा रही है। इसीलिए शायद इस दिवस की और ज़्यादा मान्यता है। तो कार्यालयों में, स्कूल्स में कितना महत्व है कि हम हिंदी को और आगे लेकर जाएं, और किस तरह से हम मेहनत करें। तो एक्सपर्ट्स आप बताइए। देखिए, आपकी जो चिंता है वो अपनी जगह सही है जी, और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। यानी जो मुख्य चिंता मैं समझा हूँ जो आप कहना चाह रही हैं, कि हमारी जो नई पीढ़ी है जी, वह हिंदी से विमुख हो रही है। बिल्कुल सच्ची बात यह है, केवल हिंदी से ही नहीं, विभिन्न भारतीय भाषाई समुदायों या समाजों की समस्या यही है कि हम अपनी मातृभाषाओं से विमुख हो रहे हैं। और इसका कारण यह है कि जो शिक्षा जी, आज़ादी के बाद से जो हमने शिक्षा प्रणाली चलाई जी, उसमें मातृभाषा को जो सम्मान और जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं दिया गया। और
यह एक जिसे कहें मिथ्या धारणा, ये एक अपने आप में मिथ है। ये पढ़े लिखे लोगों ने आगे आने वाली पीढ़ियों के मनों में बो दिया कि वैश्विक ज्ञान की एकमात्र खिड़की या एकमात्र दरवाज़ा अंग्रेजी है। हाँ, बिल्कुल। जो लोग विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि यह बहुत बड़ा झूठ है। करेक्ट। तो इस बात को समझाए जाने की ज़रूरत थी। इसके बजाय हमने क्या किया कि हमारे यहाँ एक दोहरी शिक्षा प्रणाली लागू हुई। एक वह शिक्षा प्रणाली जिसे आप कहते हैं कि सरकारी पंक्ति वाली, और एक वह शिक्षा प्रणाली जो कॉन्वेंट वाली है, और कुछ ऐसा रहा कि वर्चस्व जो है या जिसे कहते हैं आप अपर हैंड, वो अंग्रेजी दां लोगों का या अंग्रेजी जानने वाले लोगों का रहा। और इसके कारण जो है, जो फिर से हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि अंग्रेजों की जो नीति थी, जो शिक्षा नीति थी, उसके मूल में यही था कि भारतीयों को अपनी संस्कृति और अपनी राष्ट्रीयता के प्रति हिकारत से भर दो, एक हीन भावना पैदा कर दो। तो अपनी चीजों के लिए हमारे भीतर एक हीन भावना उस शिक्षा प्रणाली ने पैदा की जिसे हम मैकाले की पैदाइश कहते हैं। बाप रे। और इसी का परिणाम यह हुआ कि हम हिंदी में बात करते हुए या अपनी मातृभाषाओं में बात करते हुए सकुचाते हैं। इसे दूर करने की जरूरत है। मैं एकदम यहाँ जिसे कहते हैं उछल करके अपनी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उस पर आना चाहूँगा। ये शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को यानी 3 साल से लेकर के जो आप जिसे आप कहते हैं नर्सरी की जो आयु है, वहीं से उसकी जो घरेलू भाषा और जो परिवेश की भाषा है उसका एक्सपोजर अधिक से अधिक दिया जाना चाहिए। ब्यूटीफुल। और इसके बाद फिर वो एक और चीज जो हुई इस देश में, जिसे हम कहते हैं त्रिभाषा सूत्र, के जो है आप को अपनी मातृभाषा के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी चाहिए थी। अंग्रेजी अपनी जगह है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरह चलिए मान लिया, लेकिन अपनी मातृभाषा के अलावा तो जो हिंदीतर क्षेत्र हैं उन्होंने तो हिंदी सीख ली साथ में, लेकिन हिंदी वालों ने ये चालाकी की कि हिंदी के समूह की भाषा या तो उर्दू या संस्कृत अच्छा वही सीख ली, और इसके कारण एक दूरी भी बनी। जो हिंदी के प्रति एक अस्वीकार्यता का भाव कुछ क्षेत्रों में मिलता है, उसका कारण यही है कि हिंदी भाषी लोगों ने, यदि यह शब्द कहना गलत न हो तो मैं कहना चाहूंगा चालाकी की। अच्छा, होना यह चाहिए था कि जो हिंदी परिवार से बाहर की भाषाएं हैं, अर्थात जिन्हें हम दक्षिण भारत की भाषाएं कहें या पूर्वोत्तर की भाषाएं कहें, हिंदी के विद्यार्थियों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ वह भी सिखाई जानी चाहिए थी। अच्छा, अब जो मेरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह 3 भाषाओं की व्यवस्था इसी प्रकार से करती है। वेरी नाइस। वो ये कहती है कि एक तो आप अपनी मातृभाषा सीखेंगे, इसके अलावा आप एक अन्य भारतीय भाषा सीखेंगे, अच्छा, और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखेंगे। विदेशी भाषा सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी पढ़ें, आप फ्रेंच पढ़ सकते हैं, आप जर्मन पढ़ सकते हैं या कोई भी चाइनीज पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी का जो यानी आप अपने जीवन के 16-17 वर्ष अंग्रेजी सीखने में बर्बाद करते रहे और उसके बाद भी द्वितीय श्रेणी के ही अंग्रेजी के हम नागरिक बने रहे। ये जो चीज है इसने इस देश की मेधा को कुंठित किया, हमारे यहाँ अनुसंधान की प्रवृत्ति को, रिसर्च की प्रवृत्ति को नहीं बढ़ने दिया। तो ये जो चीज है, अब
आवश्यकता इस बात की है जी। कि हम यह समझें और अपनी पीढ़ियों को समझाएं जी। कि हमारी भाषाओं में हमारी राष्ट्रीयता बसती है। जी। और जब हम हमारी भाषाओं में हमारी राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो जितनी वह हिंदी में है भारतीय राष्ट्रीयता, उतनी ही तमिल में भी है, उतनी ही बांग्ला में भी है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में ही राष्ट्रीयता बसती हो, केवल हिंदी से ही आप राष्ट्रीय होते हो। हमारे संविधान ने इसीलिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, राष्ट्रीय भाषा शब्द का प्रयोग किया। और राष्ट्रीय भाषा में 22 भाषाएं हैं। तो ये सारी 22 भाषाएं एक सूची में हैं, अर्थात सब अपनी जगह बराबर हैं, क्योंकि अंततः भाषा का उद्देश्य संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है जी। और जो हमारी विरासत से हमें मिला हुआ ज्ञान है, हमारी संस्कृति है या बौद्धिक संपदा है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है। बिल्कुल, ये भाषा का काम है। सारी भाषाएं इस काम को कर सकती हैं, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए जी। और फिर वही बात आती है कि तमाम मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में सबसे तीव्रता से और सबसे जिसे कहना चाहिए गहराई से ज्ञान को ग्रहण करता है। तो इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। एक दूसरी चीज जरा सा और जोड़ना चाहूंगा, हमें आज यह महसूस करने और करवाने की जरूरत है अपनी पीढ़ियों को। ये बात हम 70 साल पहले नहीं कह सकते थे। अच्छा। क्योंकि तब हम जिसे कहते हैं नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जी। तब हमारी आवाज दुनिया में नहीं थी जी। आज हमारी आवाज दुनिया में है। बिल्कुल। और चूंकि आज हमारी आवाज दुनिया में है तो हम दुनिया से भी कह सकते हैं कि हम अपनी भाषा में बात करेंगे और तब दुनिया को हमारी भाषा में हमसे बात करनी। बिल्कुल। हमने गलती क्या की थी? जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया के तमाम बड़े देशों ने अपने यहाँ हिंदी और भारतीय भाषाओं के विभाग खोलने शुरू कर दिए थे। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो सारा काम अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो वह चीज जो है एक तरह से रुक गई। अच्छा। अब नए सिरे से कहना चाहिए कि फलने फूलने का अवसर मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं बहुत आशावान हूं इस बारे में कि अगर हम अपने बच्चों को यह बात अच्छे से समझाएं, उन तक इस बात को पहुंचाएं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह हमारी राष्ट्रीयता होती है, हमारी अस्मिता होती है, हमारी संस्कृति होती है, हमारी पहचान होती है। तो निश्चित रूप से भारत का हर बच्चा अपनी भाषा पर गर्व करना सीखेगा। ये बहुत ही एक होलिस्टिक जैसे आप अप्रोच बोल रहे हैं, हमें हमारी भाषा को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर एक जो सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए, एक जो हमें सकुचाना नहीं चाहिए अपनी भाषा में बात। हिंदी दिवस इसीलिए है। हाँ, तो और मैंने शुरू में कहा भारतीय भाषा दिवस। जी। हम अपनी भारतीय भाषाओं के लिए गौरव का अनुभव करें। जी जी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये अंतर समझाना चाहता हूँ। कई लोग जानते भी हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा जी और राज्य भाषा जी। राजभाषा जो आधिकारिक कामकाज के लिए जो हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जी, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो हिंदी है जी, हिंदी दिवस हम मनाते हैं उसके लिए। और दूसरा है राष्ट्रभाषा जी। राष्ट्रभाषा एक नहीं है, जो भी अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेख किया गया है, सारी की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। अच्छा। नेशनल लैंग्वेजेस है। पहले हम संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी जी। उसके बाद प्रोफेसर साहब सिंधी को जोड़ा गया 67 में, 1967 में, जहाँ तक मैं जानता हूँ 1967 में संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करते हुए ये 67 में। उसके बाद जो है 1992 में और 3 भाषाओं को ऐड किया गया, जो है मणिपुरी प्रोफेसर साहब, नेपाली और कोंकणी जी। 14, एक 15 और 3 18। उसके बाद हाल ही में, मतलब लेटेस्ट कह सकते हैं, 2003 में ही अच्छा। 4 भाषाओं का को उसमें राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में उसमें
सम्मिलित किया गया है। अच्छा। वो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। अच्छा। आज के तिथि तक 22 भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किए गए हैं। ये सारी की सारी हमारे नेशनल लैंग्वेजेस, राष्ट्रीय भाषाएं हैं जी और जहाँ तक राजभाषा का सवाल है, केवल हिंदी राजभाषा है। जी। इस तरह मैं कहता हूँ कि हिंदी को डबल स्टेटस प्राप्त है प्रोफेसर साहब, कि वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। ये 22 भाषाओं में एक हिंदी है और ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा। ये मैं ये कहना चाह रहा था। और इस विषय में जैसा कि कार्यालयों में हिंदी के कामकाज के बारे में बता रहे हैं, टेक्निकली मैं एक दिलचस्प बात बताना चाहता जी। हूँ। आजकल इतने हिंदी अधिकारी हिंदी के कामकाज में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में कार्य। जी। हमारे पहले हिंदी अधिकारी थे, आपके लिए भी दिलचस्पी का विषय रहेगा, हरिवंश राय जी बच्चन। अच्छा। हरिवंश राय जी बच्चन जो है वह 1955 में विदेशी मंत्रालय में जो है उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में, हिंदी के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। अच्छा। टेक्निकल कह सकते हैं कि पहले हिंदी अधिकारी हमारे देश में जो है हरिवंश राय जी बच्चन। हरिवंश राय जी बच्चन है। तो इसी विषय को आगे लेके जाते हुए सुष्मिनी जी बताइए कि किस तरह से ये रेजिस्टेंस होता है। जैसे ऋषभ जी ने भी कहा कि हमें बच्चों में ही अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी, सारी भाषाओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति वो एक सेंस ऑफ प्राइड जगाना चाहिए कि हम सकुचाए नहीं। छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो जैसे बिंदी लगाना हो या फिर अपनी भाषा में बात करना हो। आजकल तो हम शायद सुप्रभात भी बोलना भूल गए, सब गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। तो कितना रेजिस्टेंस है? आपने भी एयर इंडिया में कई साल काम किया है कार्यालयों में। मैंने देखा है कि जो अंग्रेजी के प्रति मोह है वो एक तरह से निरर्थक है। जो कार्यालय में जो लोग आते हैं वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है। अच्छा। हाँ, बाकी के सब तो खैर चीज़ों का जो पहले से चली आ रही है उसको रिपीट ही करते हैं। अच्छा। तो उस संदर्भ में हम क्या करते हैं कि हम उनको की भाषा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि जो तो आते हैं तो हमने भी एक भाषा सीखी है यहाँ की, तेलुगु आती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी भाषा में बात करें। और हिंदी दिवस मनाते समय हम हर समय यही करते हैं कि ये केवल हिंदी दिवस नहीं है, हिंदी भारतीय भाषाओं का सौहार्द दिवस है। अच्छा। और इसके लिए हम जगह जगह पे पोस्टर लगाते हैं, जो भी डिस्प्ले करते हैं उसमें भारतीय भाषाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि केवल हिंदी हिंदी कहने से आक्रोश हो सकता है कि भाई हमारी भाषा क्या संपन्न नहीं है जी। तो उस भ्रांति को दूर करते हैं। और हिंदी में केवल काम करने की उनकी झिझक है, उनको बोलना आता है, पढ़ना आता है, लिखना है आता है। अच्छा। केवल काम करने में झिझक है, तो उसको निकालने के लिए हम कई तरह के आयोजन करते हैं। अच्छा। कई प्रतियोगिताएं करते हैं, कुछ नया अलग से करते हैं ताकि उनको भी उसमें सम्मिलित किया जा सके। अच्छा। जैसा कि हमने कुछ नए प्रयोग किए थे कार्यालय के दौरान। अच्छा। सबसे पहले तो एकांकी प्रतियोगिताएं जो होती थी यहाँ पर जी, तो उसमें हमने लोगों को पार्टिसिपेट करवाया। तो उसमें लोगों ने मतलब डायलॉग्स लिखे, अच्छा, निर्देशन किया, अभिनय किया। अरे वाह। और उसका परिणाम ये था कि उनको उस साल हमें उत्कृष्ट निर्देशन, एकांकी, अभिनेता, अभिनेत्री सबका पुरस्कार मिला। तो इससे लोगों का मनोबल बढ़ा कि हिंदी में काम करने से हमें एक तरह से प्रशंसा मिलती है, एक पहचान मिलती है एक। तो फिर उसके बाद हमने और दूसरी चीज़ें करनी शुरू की। तो इस बीच में मतलब थोड़े साल पहले कुछ नए प्रयोग किए कि भाई उनकी जो प्रतिभा है उनमें जी, तो उसको किस तरह से उभारा जाए। तो सोफिया राय जी को तो आप पहचानती है जी। तो उनके नेतृत्व में हमने 2-3 प्रोग्राम किए। एक तो था कि कल्पना से कलम तक। अच्छा। कि आप कल्पना करिए, उन्होंने कुछ गाइडेड मेडिटेशन योग करवाया, उसमें जो उनके मनोभाव थे उसको उभारा। अच्छा। और उसको लेखन तक लाया। अच्छा। और उसके अलावा एक कार्यक्रम क्या था, कस्तूरी की खोज में। अच्छा। क्योंकि सब में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती है, बिल्कुल, और उसको बस आपको बाहर निकालना है। हाँ। तो उस माध्यम से हमने उन्हें लिखने के, सोचने के लिए प्रेरित किया। और उसके अलावा एक कथावाचन नामक कार्यक्रम किया। अच्छा। जो कि मतलब कहानी दूसरों की थी, परंतु उस पर कहानी
लेखक का जो विचार थी, कल्पना शक्ति थी और जो शैली उसने प्रयोग की, तो उसके बारे में चर्चा की गई। एक तरह से वो अलग प्रोग्राम था और वो अलग माहौल बना उसका। अच्छा, तो इससे मतलब लोगों में काफ़ी रुझान हिंदी के प्रति पैदा होता है और यही रुझान जब वो अपने बच्चों में भी डालते हैं कि हिंदी के प्रति, जैसा सब बता रहे थे कि बच्चों में भी वो डालना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके माध्यम से एक तरह से उन तक भी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रहती थी कि हर समय कुछ नया करके उनके सामने हिंदी के माध्यम से जाए। जी जी। तो ये तो हिंदी भाषा को मतलब आपने जो अभी बहुत एक ऐसा स्टेटमेंट बोला जो सुन के मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी मतलब जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कार्यालयों में काम करते हैं, शायद उनकी अंग्रेजी भाषा भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। नहीं, देखिए, कार्यालयों के लिए अंग्रेजी भाषा की योग्यता मैट्रिक स्तर की योग्यता होती है। अच्छा, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अंग्रेजी में शेक्सपियर हो गए। बस इतना है कि कागज पीटने आते हैं आपको अंग्रेजी में। कई गलतियां और होती है, चाहना हमारे संविधान की इच्छा यह थी कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष का समय दिया गया, उसमें आपको स्विच ओवर करना था। अच्छा, इस अंग्रेजी में कार्यालयी कामकाज के स्थान पर हिंदी में कामकाज हमें शुरू करना था 1965 के बाद से। जी। लेकिन राजनीतिक कारणों से उस समय जो है इसका विरोध हुआ। अच्छा। ये सबको उस चीज़ की वो एक इतिहास है, सबको मालूम है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कटुता पैदा करने वाली 60 के शुरुआती दशक में। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये कि वहाँ से एक अनिवार्य व्यवस्था संविधान में जुड़ गई और अच्छा। वह यह कि जब तक देश का कोई एक भी राज्य, ये वीटो पावर मिल गया उसको, कोई एक भी राज्य यह चाहेगा या यह कहेगा कि मैं अभी हिंदी में स्विच ओवर करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो तब तक संघ की, देखिए ये ध्यान में रखें, हम जब राजभाषा हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम केंद्र सरकार की राजभाषा की बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की राजभाषा तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बनी रहेगी, सह राजभाषा। और यहाँ से फिर एक अनुवाद की अनिवार्य व्यवस्था हुई, फिर राजभाषा नियम, अधिनियम इत्यादि आए। हमारे अजमतुल्ला जी इस पर बेहतर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैडम ने जिस तरफ इशारा किया कि हम यह देखते हैं जब प्रतियोगिताएं कराते हैं या विभिन्न भारतीय भाषी जो कार्यकर्ता अधिकारी कार्यालयों में हैं जी, उनकी कोई भी मातृभाषा हो, वे बढ़ चढ़ करके हिंदी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं जी। और ऐसा इसलिए है कि हिंदी आज से नहीं शताब्दियों से इस देश की संपर्क भाषा है जी। तो उस रूप में तो वो ठीक है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि राजभाषा के रूप में आप कागजों पर हिंदी में काम करें जी, तब उन्हें संकोच होता है। उसकी भी एक प्रविधि है कि किस प्रकार से उन्हें एक जिसे कहते हैं आप प्रतिवर्ष लक्ष्य दिए जाते हैं जी, इतने प्रतिशत कार्य आपको हिंदी में करना है, इतने पत्राचार के लिए ये पत्राचार हिंदी में करने हैं, कामकाज में या ये चीजें द्विभाषी होनी चाहिए, ये सब नियम अधिनियम के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। और फिर संसदीय राजभाषा समिति जो है वो समय समय पर आकर के उसका निरीक्षण करती है। बाकायदा तिमाही रिपोर्टें दी जाती हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां नराकास जो हैं वो अलग अलग मेरे ख्याल से अकेले हैदराबाद में 6 नराकास हैं। वे काम करते हैं राजभाषा का वातावरण, हिंदी का वातावरण तैयार करने के लिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो यह कि हम अनुवाद करते चलें, क्योंकि भाषाओं को आगे बढ़ाने का किसी बहुभाषी समाज में जी, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है हमारी, इसमें भाषाओं को आगे बढ़ाने का एक तरीका जो है वह अनुवाद है। ओके। लेकिन केवल अनुवाद से काम नहीं चलेगा जब तक हम मौलिक रूप से सोचना और मौलिक रूप से लिखना नहीं शुरू करेंगे।
इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को और अधिकारियों को प्रेरित करने की यथासंभव कोशिश जो है वे जी विभिन्न जो राजभाषा समितियां हैं वो करती हैं जी और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने में आ रहे हैं जी। और समय समय पर जिसे आप कहते हैं नोटिफाई करना, अलग अलग कार्यालयों को अधिसूचित किया जाता है कि अब हमारा कार्यालय 100% यहाँ हमारे प्रशिक्षित लोग हो गए हैं हिंदी में। अच्छा, तो ये काम बड़े धीमी गति से ही सही प्रेम पूर्वक चल रहा है, लेकिन बीच बीच में राजनीति आ जाती है और वो राजनीति आकर के केवल हिंदी का नुकसान नहीं करती जी, वो सभी भारतीय भाषाओं का नुकसान करती है, सभी भारतीयों का नुकसान करती है जी। उससे बचने की जरूरत है। हिंदी अपने ढंग से चल रही है, धीरे धीरे ही सही जी। लेकिन पिछले जिसे हम कहते हैं 75 वर्ष का जो हमारा समय है जी। और अब हम अमृत काल की तरफ जा रहे हैं जी। तो इसमें हिंदी के लिए बहुत, या कहूँ कि भारतीय भाषाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य हमें दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कारण वही है कि धीरे धीरे इस देश में अंग्रेजी कमजोर होती जा रही है। इसे आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन कमजोर हो रही है, क्योंकि हम शायद स्कूलों में बच्चों से अब हिंदी को स्कूलों में जो पढ़ाने की एक ज़ोरदार कोशिश है, मातृभाषा भी, जैसे राज्यभाषा, जैसे तेलंगाना में तेलुगु का हम यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है एज अ सब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में कैच देम यंग, मतलब बचपन से ही आप अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति, हिंदी के प्रति जो एक लगाव क्रिएट करते जाएंगे, वो आगे चल के शायद हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आगे की पीढ़ी है, उसमें शायद ये भाषा के प्रति प्रेम ज्यादा देखने और को वहीं से उनकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ानी पड़ेगी बिल्कुल हमें। बिल्कुल। असल चीज तो वही है ना कि हम अभिव्यक्त करना सीखें और केवल कार्यालयी चीजें नहीं, हम तकनीकी विषयों पर, वैज्ञानिक विषयों पर, इतिहास और संस्कृति के विषयों पर बहस कर सकें अपनी भाषा में, चर्चा कर सकें अपनी भाषा में। जबकि वह दिन भारत की कब आएगा? संस्कृति धीरे धीरे आ रहा है। और जबकि भारत की संस्कृति इतनी रिच है, चाहे वो योग हो जो आज पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा लोग उसे मान्यता करते हैं, इतना ज़्यादा उसे प्रेम करते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हम अपनी संस्कृति को लेकर क्यों इतना प्राउड नहीं फील करते? भाषा एक चीज़ है, बट हमारी संस्कृति को लेकर क्यों हम इतना प्राउड नहीं फील करते? ये एक बहुत सोचने वाला विषय है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है। भाषा हिंदी दिवस तो हम मना ही रहे हैं, बट हम उसे एक संस्कृति के अप्रोच पे, एक होलिस्टिक अप्रोच से आज जो उसका डिस्कशन है बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर है। कहीं मत जाइएगा, चमेली के साथ जुड़े रहिए, हम बस अभी वापस आए। अब हम बात करेंगे सुष्मिनी जी से, एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और जो शायद आज की पीढ़ी इससे ज़्यादा जुड़ सके। एक तो ये कि जो कंप्यूटर पे हिंदी में टाइपिंग होती है या जो हम फ़ोन पे भी हिंदी में टाइपिंग करते हैं, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है मतलब मैं हिंदी पे टाइप करना चाहती हूँ, हमारे पास उसमें ये ऑप्शन भी है, बट वो एक एक शब्द ढूंढना, उसमें वो मतलब मात्राएं लगाना, चंद्र बिंदु लगाना, ये सब बहुत सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इजी ऑप्शन ये है कि हिंदी में टाइप करूं बट इंग्लिश में। तो ऐसा रेजिस्टेंस शायद आपने भी कहीं देखा है, और इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं जी, मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, आप जी बोर्ड है, आप इंडिक इनपुट हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें आप केवल रोमन में आप टाइप करते जाएं और अपने आप वो हिंदी में टाइप होता चला जाएगा। अच्छा। और सबसे आसान ये भी है कि भाई आप बोलिए और वो अपने आप टाइप हो जाएगा, वॉइस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हैंड राइटिंग भी है, हैंड राइटिंग में, टेक्स्ट जो सुविधा है अंग्रेजी में है। टेक्स्ट टू स्पीच भी स्पीच है या राइटिंग भी है कि आप ये जो सामने अपने हाथ से लिखा हुआ है, जस्ट आप उसको स्कैन करिए, वो अपने आप क्या बोले तो आपका मोबाइल कर लेगा उसको ट्रांसलेट भी कर लेगा, उसको क्या बोले तो अगर आप सेम एज इट इज रिप्रोड्यूस करना है तो रिप्रोड्यूस भी हो जाएगा।
तो काम करने में बहुत सारी सुविधाएं, परंतु इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी ट्रू। एक्सपोजर की भी जरूरत है। हाँ, लोगों को मालूम नहीं है, पता होना चाहिए कि ये सुविधाएं। और हमने एक अपने जो कंप्यूटर से रिलेटेड 3 बुक्स निकाली थी मैंने, मतलब जो ऑफिस में कार्य संभव हो सकते हैं जो कंप्यूटर पे जी। तो पहले तो उसमें यही था कि जो बेसिक वो थे, वर्ड है, उसमें किस तरह से काम किया जा सकता है, क्योंकि सभी के पास वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट का उपलब्ध होता है, परंतु उसके अलावा एक्सेल में भी काम होते हैं जी। फिर हमने और दूसरे सॉफ्टवेयरों पे काम करना शुरू किया, पेज मेकर, पब्लिशर। अच्छा, मतलब जिस तरह से हमारे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर थे और विभाग थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उसको किस तरह से पूरा किया जाए, उनसे किस तरह से काम करवाया जाए। अच्छा, सर्टिफिकेट सीओ जो निकालना था वो पेज मेकर में है या पब्लिशर में है, वो आसानी से निकलते थे वो, परंतु हमें करना पड़ता था। परंतु जब हमको उनसे काम करवाना होता था तो हमको उनके लेवल पे जाके देखना पड़ता था कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। और वो भी हिंदी में काम करने की जी। तो हमने दोनों तरह से उनकी, मतलब अंग्रेजी में काम करने की दिक्कतों को भी समझा और हिंदी में काम करने की दिक्कत। तो हमने तो पहले हम अपनी तरफ से हिंदी में बना के देते थे उनको जी, कि एटलीस्ट हिंदी तो दिखे कम से कम। वो अपने आप मौलिक चिंतन से कर सके या न कर सके वो बात अलग थी, परंतु एटलीस्ट हिंदी दिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमने उन्हें क्या बोले तो इस तरह से फॉर्म्स प्रोफार्मे बना के दिए कि वो अपने सिरे पे जो रूटीन चीज़ें हैं जी, उसका एक लिस्ट बना दी और वो उसमें भर के उसको निकाल सकते थे। अच्छा। जैसे सर्टिफिकेट्स थे और पत्राचार भी जो थे, जो रूटीन होते हैं मतलब कार्यालय में पत्राचार जी, तो हमने उसका एक प्रोफार्मा बना दिया और उसको हमने एक्सेल से जोड़ा जी। एक्सेल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका जो डेटाबेस होता है और उसके जो फार्मूलेज हैं जी, उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। परंतु उसमें भी कुछ दिक्कतें आई, तो उसके बाद हम बीबीए में शिफ्ट हुए कि उसमें अच्छा। देखा कि किस तरह से काम किया जा सकता है बिना कटने के जी। तो ये निरंतर एक प्रयास रहा है हमारा। तो लोगों ने भी हमें मतलब एक सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया कि हाँ भाई, अगर हमको कुछ चाहिए तो क्या ये संभव है इसमें। अच्छा, यहाँ तक पहुँचा। तो हमने वही निकाला था कि हम पहले हिंदी का अनुकरण मतलब हिंदी अंग्रेजी का अनुकरण करती थी जी। फिर हमने अपने प्रयोग शुरू किए कि भाई किस तरह से हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ साथ किया जाए जी। जब अनुकरण होता था तो जो अंग्रेजी में निकलते थे उसका हिंदी वर्जन फॉलोज निकलता था और वो कभी फॉलो नहीं होता था। उसके बाद फिर ये क्योंकि एक माइंडसेट प्रॉब्लम है। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, हिंदी के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें अनुच्छेद भी है, अनुच्छेद जैसा कि हम हिंदी में काम करेंगे या अंग्रेजी उसके बाद हिंदी में। आर्टिकल 120 यानी 120 है जिसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में कहा गया है। उसमें कहा जाता है कि बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी पहले। अरे वाह। यानी संसद के में जो भी कामकाज होगा हिंदी में जी। आर इन इंग्लिश और इन इंग्लिश। फैंटास्टिक। अगर इन दोनों के बाद भी अगर वहाँ का सांसद अगर अनेबल है, वो हिंदी और अंग्रेजी में बोल नहीं सकता, अपनी मातृभाषा में सभा को संबोधित कर सकता है विद प्रायर परमिशन फ्रॉम स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या और बात है। राज्यसभा के अध्यक्ष क्या से। बात है। ये आर्टिकल 120 में कहा गया है। अच्छा। उसी तरह आर्टिकल 220 भी है। अच्छा। इस विषय में विधान मंडलों में, विधानसभाओं में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उसमें कहा गया है कि बिजनेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शेल बी ट्रांसलेटेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा और भाषाओं में किया जाएगा आर इन हिंदी, क्योंकि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल तेलुगु में, नहीं तो हिंदी में। अगर ये दोनों भाषाएं वहाँ के एमएलए को नहीं आती हैं विद प्रायर परमिशन फ्रॉम स्पीकर ऑफ असेंबली और चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है। ये जो है प्रावधान संवैधानिक है। अब जहाँ तक हिंदी आजकल हम केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो एक दिलचस्प बात है कि राष्ट्रपति के आदेशों से इसकी शुरुआत हुई है। 1952 में राष्ट्रपति महोदय ने एक आदेश जारी किया था जी। उसमें कहा था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपालों यानी गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स के जजेस, इन तीनों के नियुक्ति के अधिपत्रों में, जिसको कहते हैं वारंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं अधिकारियों के, उनके वारंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन एडिशन टू इंग्लिश हिंदी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। वहाँ से पहले जब तक अंग्रेजी का इस्तेमाल किया करते थे
उसमें इन एडिशन टू इंग्लिश हिंदी का भी। उसके बाद 1955 में और एक आदेश आया जी, उसमें कहा गया है कि जनता के साथ पत्र व्यवहार में जी, और जिन राज्य सरकारों की राजभाषा हिंदी है उनसे पत्र व्यवहार में संधियां और करार अन्य देशों की सरकारों वहाँ के एम्बेसडरों से हम जो अपने एम्बेसडर्स दूसरे देशों में या भेजते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं उनको जो हम क्रेडेंशियल्स देते जी। हैं नियुक्ति के अधिपत्र जिनको कहते जी। हैं उसमें इन एडिशन टू इंग्लिश हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए, शुरुआत वहाँ से हुई। अच्छा, उसके बाद 1960 का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का आदेश है, उसमें कहा गया था कि हम जो है पारिभाषिक शब्दावली बनाएंगे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो है संस्कृत भाषा से लेंगे हम, अच्छा, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं आधुनिक भारतीय का भाषाओं की बेस जननी मानी जाती है। जी। उसमें दो बातें और मुख्य है, उसमें कहा गया है कि जो हमारे प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनको हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया था। जी, और एक बात कही गई थी कि जो भी ये हिंदी का काम आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय जो है जी, ये कार्य योजना हर साल बनाएगी, अच्छा, एक एनुअल प्रोग्राम बनाएगी। उसके तहत जो है जैसा कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि पत्राचार के लिए अभी आजकल हम तेलंगाना में 55% और हिंदी भाषी क्षेत्र में 100% पत्राचार अच्छा, होना चाहिए। और भी इस तरह हमारे सारे देश को भाषाई क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 भाषाई क्षेत्रों में अच्छा। हिंदी के कार्यान्वयन के लिए, का, खा और गा, ये BC में ओह, ये रीजन में जो सारे के सारे हिंदी भाषी क्षेत्र है जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है जी, उनको ये क्षेत्र में आते हैं। और B क्षेत्र में 3 राज्य आते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, अच्छा, पंजाब और गुजरात, अच्छा, जिनकी राजभाषा दूसरी है और हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में है। अच्छा। और बाकी के बाकी सारे के सारे क्षेत्र जो है C रीजन में आते हैं। जी, अकॉर्डिंगली टारगेट्स हैव बीन फिक्स्ड, जैसे कि पत्राचार है ये रीजन में 100, B रीजन में 90 अच्छा। और C रीजन में 55%, इस तरह का ये किया गया है। तो मैं यही इस कहना चाहूँगी कि जी। इसी पत्राचार प्रतिशत को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हमने द्विभाषी पत्राचार मतलब रूटीन पत्राचारों को उसमें डाल दिया कि आप जो जो चेंजेस है वो करिए और इसका उपयोग कीजिए। इसी बात को आगे लेके जाते हुए जैसे आज भी ये बहुत ही एक लेटेस्ट गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो ऑर्डर्स आएंगी वो सारी मतलब आपकी मातृभाषा में मातृभाषा। आपको अभी समझाई धीरे-धीरे जाएंगी, अंग्रेजी ये से- धीरे धीरे ये अभी जो मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है हमारे उन्हें बहुत ही सराहनीय वो काम कर रहे हैं आप करके उन्हें कहा था। तो जो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है भाषा के प्रति वो अब शायद बढ़ती जा रही है और आपकी जो आशावादी जो आपकी दृष्टि है आई थिंक वो सब में अब फैल रही है। मुझ में तो मैं तो बहुत खुश हुई हूँ ये सब देखकर, आपकी बातें सुनकर। पूनम जी आप ये देखें कि हमने ये समझ लिया कि राजभाषा का अर्थ केवल कार्यालय में जो कामकाज की भाषा है वही है, ऐसा नहीं है। जी, जब हम राजभाषा की बात कहते हैं, जब हम कहते हैं संघ की राजभाषा जी, हिंदी होगी तो वो शिक्षा की भी भाषा हिंदी या भारतीय भाषा होनी चाहिए। True. वो न्याय की भी भाषा होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी, वह व्यापार व्यवसाय की भी भाषा होनी चाहिए। जी, और सबसे बड़ी बात वह रोजगार की भी भाषा होनी चाहिए। ट्रू, तो वो स्थितियां अब धीरे धीरे True. देश में बन रही हैं। और यानी जो हम 15 साल में जो हमें स्विच ओवर करना था, कम से कम 75 साल बाद हम थोड़ा स्विच ओवर करने की स्थिति बिल्कुल, में आए एटलीस्ट हैं। काम तो उस दिशा में एक शुभ संकेत है। जी। और इसमें निश्चित रूप से जी, जो उच्च अधिकारी हैं, कार्यालय के शीर्षस्थ अधिकारी हैं, मंत्रालयों के शीर्षस्थ अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, या फिर जो सर्वोच्च इस देश का चाहे यानी कहें कि नेतृत्व हो, जी, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, जो ऊपर बैठी हुई जो गंगोत्री है जी, वहां अगर परिवर्तन आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो नीचे तक वो प्रदूषण दूर होगा। अरे वाह। हिंदी भी हमारी भाषा का एक जो शक्ति भाषा है, जो हमारी पावर भाषा है, इस संदर्भ में आप हमें बताइए। हाँ, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जी, असल में कुछ वर्ष पहले एक विचार आया है जिसे कहा जाता है पावर लैंग्वेज इंडेक्स। ओके,
और उसमें विश्व की जो भाषाएं हैं जी, उन्हें इस दृष्टि से आजमाया गया है या उनका परीक्षण किया गया है या कहें कि सर्वे किए गए हैं डेटा इत्यादि, और ये देखा गया है कि कौन भाषा जो है, कौन सी भाषा जो है वह शक्ति की भाषा के रूप में प्रथम द्वितीय इत्यादि 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 होंगी। इससे पहले कि मैं हिंदी की इसमें स्थिति पर आऊं, थोड़ा सा बीच में चर्चा आई भी थी, यूएन की बात आई थी। जी जी, हम जानते हैं कि यूएन या संयुक्त राष्ट्र में वहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 भाषाएं, उनमें हिंदी सम्मिलित नहीं है। और अभी तक ये स्थिति थी कि हम ये भी कहते थे कि जब हमारे यहाँ ही राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में उसे पूरा सम्मान प्राप्त नहीं है, तो हम संयुक्त राष्ट्र में कैसे कहेंगे? लेकिन अब स्थितियां बदली हैं, एक चीज जी। दूसरी चीज ये कि संयुक्त राष्ट्र में अगर हम आज हिंदी को स्वीकृत कराना चाहें जी, और संयुक्त राष्ट्र में इस प्रकार का जिसे कहें कि एक प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है कि केवल 6 भाषाएं संपूर्ण विश्व को संबोधित नहीं कर सकती। बिल्कुल, एक जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव, एक सर्वसमावेशी जो दृष्टिकोण है, उसके लिए अन्य भाषाओं को भी उसमें शामिल किए जाने की जरूरत है, और उसमें एक हिंदी भी है। बिल्कुल। लेकिन हिंदी की समस्या यह है, या किसी भी भाषा की, कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में किसी भाषा को स्वीकृत कराने के लिए यह जरूरी है कि जो सदस्य देश हैं, अच्छा, उनका 2/3 अंक उसका समर्थन करें। अच्छा, तो भारत के लिए यह भी मुश्किल नहीं है इस समय। हाँ। आज की तारीख में भारत के लिए मुश्किल नहीं है कि दुनिया के 2/3 देश, जब हम योग दिवस बनवा सकते हैं, बिल्कुल, तो अपनी भाषा को वहां ले जा सकते हैं। हाँ। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, उससे आगे ये है कि सभी सदस्य देशों को खर्चा भी उठाना होगा। भारत ये कहे कि मैं अकेला खर्चा उठाऊंगा, भारत तैयार है इसके लिए। अच्छा, लेकिन नियम जो है, चूंकि वो इंक्लूसिव वाला मामला है, सब उसमें शामिल हों, उसके लिए सबको तैयार करना है। अच्छा, इसके बीच में अभी जुलाई 2023 में भारत सरकार ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 8.3 करोड़ रुपए का योगदान हिंदी के यानी वहाँ कार्रवाई की एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए दिया है, क्योंकि हर चीज का अनुवाद होना होता है। हाँ। और जो आपका मीडिया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यू मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और तत्काल जो अनुवाद की व्यवस्था है दुनिया की तमाम बड़ी भाषाओं में, उसके लिए जो है ये एक योगदान है। अब मैं आपके उस प्रश्न पर आता हूं जो आप जिसे कह रही हैं शक्ति की भाषा। शक्ति की भाषा बनने के लिए यह काफी नहीं है कि साहब हिंदी बोलने वाले इस दुनिया में आज सबसे ज्यादा हैं। हालांकि यूएन अभी से स्वीकार नहीं करता, वहां आप तीसरे नंबर पर कहते हैं, तीसरे नंबर पर। लेकिन अगर आप हिंदी के साथ उर्दू को शामिल कर लें, अच्छा भाई, हिंदी के उर्दू जो है वो हिंदी की एक शैली है हमारी दृष्टि से जी, और जो हिंदीतर भाषी तमाम लोग हिंदी जानने वाले हैं उन्हें जोड़ लें, और जो विदेशों में तमाम भारतवंशी हैं उन सबकी संख्या को जोड़ लें जो हिंदी जानते हैं, तो यह संख्या जो है मंदारिन से अधिक हो जाती है जी। ये बाकायदा जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने इसका डेटा दिया है। अच्छा, तो इसको खैर इस बात को हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि संख्या बल से काम नहीं चलता जी। असल चीज है कि जमीन पर आप कितने ताकतवर हैं, और इसके लिए जो मैं कह रहा था, ग्लोबल भाषा के लिए या शक्ति की भाषा के लिए 5 इंडिकेटर्स हैं जी। पहला है जिसे उन्होंने कहा है द एबिलिटी टू ट्रेवल या जियोग्राफी, भूगोल। आप अपनी भाषा के सहारे दुनिया के इस ग्लोब के कितने हिस्से को कवर कर सकते हैं,
ये एक चीज देखने की चीज है। जी। जब हम ये कह सकें कि हम इस दुनिया के एक बड़े हिस्से को हिंदी के माध्यम से कवर कर सकते हैं, हाँ, यातायात और जो है पर्यटन। फिर दूसरी चीज है जो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था। कि एक इकोनॉमी की भाषा के रूप में द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन एन इकोनॉमी, जीडीपी है, स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सपोर्ट्स हैं, क्या ये सारे काम हमारी भाषा में हो रहे हैं? हम कितने इस पर पर्टिकुलर हैं कि हम अब ये काम अपनी भाषा में करेंगे? और जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि साहब फिर से हम अमृतकाल वाली बात कह रहे हैं या नए भारत की बात कह रहे हैं, तो उसमें यही है कि भारत अब इस स्थिति में है कि वो कहे कि हम इकोनॉमी की भाषा के रूप में भी अपनी भाषा को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। तीसरा है जिसे आप कहते हैं द एबिलिटी टू एंगेज इन ए डायलॉग, संप्रेषण। तो संप्रेषण की स्थितियां तो अपनी जगह ठीक है, संवाद, संप्रेषण, इसकी योग्यता, लेकिन जो प्रयोक्ता समाज है पूरी दुनिया में उसे एकजुट होना होगा, तब आप कहेंगे। अगर आप भाषा जानते हुए भी भाषा बोलने में सकुचाते रहेंगे तो कैसे पावर लैंग्वेज बनेंगे? चौथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान और मीडिया। जी। यानी अभी हमने कहा था कि साहब दुनिया के किसी भी विषय पर, किसी भी मंच पर क्या हम हिंदी में बात करने को तैयार हैं? जी। ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाएं आएंगी। बिल्कुल। और वो एक शुरुआत हुई है अभी, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में जो पारंपरिक ज्ञान है उसकी तो हम भाषा हैं, लेकिन जो नया से नया ज्ञान है वह भी हिंदी उसमें पूरी तरह से समर्थ हो और दुनिया में किसी भी मंच पर खड़ा होकर के भारत का विद्वान विज्ञान पर हिंदी में बोले और दुनिया के लोग उसे अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करके समझें। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं। और अंतिम है इसमें कूटनीति, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के क्षेत्र में आप कितना हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, हम देखते, इसका बड़ा असर है। अगर भारत के प्रधानमंत्री या अन्य महत्वपूर्ण जो नेतृत्व में लोग हैं वे विदेशों में जाते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अनुवाद की व्यवस्था होती है, हिंदी को या भारतीय भाषा को सम्मान प्राप्त होता है, तो निश्चय ही उससे हिंदी एक शक्ति की भाषा के रूप में उभरती है। अभी हम जो इंडेक्स है, हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हों, उसके हिसाब से तो हम 10वें नंबर पर हैं पावर इंडेक्स में, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 25 वर्षों में, जिसे हम कह रहे हैं कि भारत एक विकसित देश होगा, डेवलप्ड कंट्री होगा, तो अगर हमें डेवलप्ड नेशन होना है तो फिर हमारी भाषा को भी पावर लैंग्वेज के रूप में दुनिया में अपने आप को मनवाना पड़ेगा। जी, मैं आप दोनों से, ये मेरा शायद आखिरी प्रश्न होगा कि हमारी भाषा के इस उज्जवल भविष्य की जो कामना है, जिसके लिए आपने कई सालों से अपना जीवन इसमें व्यतीत किया है, आपके हिसाब से ऋषभ जी तो बहुत आशावादी है और उनकी जो बातें सुनकर मतलब मुझे तो बहुत आनंद आया है, बहुत मुझे इच्छा है कि हमारी जो भाषा है वो पावर इंडेक्स, जो हमारी पावर भाषा के रूप में उभर कर आए। आपके हिसाब से अजमतुल्लाह जी, हिंदी का क्या भविष्य है, कार्यालयों में हो या देश में हो, राजनीति में हो, ओवरऑल? हिंदी का भविष्य तो उज्जवल है ही, और उसके बाद मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ अंत में कि उसका महत्व किस तरह का है। जी। संसदीय राजभाषा समिति जो निरीक्षण करेगी, अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। अच्छा। इससे उसका महत्व पता चलता है। इसीलिए मैं आशावान हूँ कि हिंदी और आगे बढ़ेगी और फ्यूचर में जो है। ब्यूटीफुल। सुष्मिनी जी, आपका क्या विचार है हिंदी के इस महत्वपूर्णता को लेकर, जो आज प्रेम हम जताते हैं अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, और चाहे वो कार्यालय में हो, क्योंकि आप बहुत क्लोजली जुड़ी रही हैं हिंदी इन ऑफिसेस, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम हिंदी को ना केवल कार्यालयों में, स्कूलों में, बल्कि हर जगह
कि आप उस उज्जवल भविष्य की शायद कामना करती हैं जब मतलब मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहती, बट जब कोई बाहर से आए हमारे पास और हम बोले कि नहीं हम सिर्फ हिंदी में ही काम करेंगे, जो आज शायद दूसरी देश अपनी भाषा को लेकर जो कमांड रखते हैं, वो दिन कितना दूर है हमारे लिए? अभी तक तो मुझे यही लगता था कि हिंदी मतलब पिछड़ रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो रही है, जो पाठ्य सामग्री हमारी निकल रही है जी, उसमें और काम करने में भी बहुत सारी त्रुटियां हो रही है। परंतु ऋषभ जी का विचार सुनकर लगता है कि नहीं, उसका भविष्य उज्जवल होगा और जो त्रुटियां हैं वो उसका समाधान होगा, उसको निराकरण होगा जी। और तो आज की जो पीढ़ी है उसे हम एकजुट होकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, कि हिंदी में बात करें और सकुचाए नहीं अपनी संस्कृति को लेकर। आप शायद उतने ही प्राउड फील करें जितना कि शायद बाहर के लोग फील करते हैं। जितना बाहर के लोग आपकी भाषा से प्यार करते हैं, उतना ही आप खुद अपनी भाषा से प्रेम रखिए, ताकि हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में उभर कर आए। सारे राष्ट्रों में हिंदी के प्रति ये प्रेम बढ़े। और ये आई एम श्योर आप तीनों का आज मैसेज है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हिंदी दिवस पर आज आप आए। हिंदी दिवस नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय भाषा दिवस जहाँ पे हम आज सलामी देते हैं, आज हम सेलिब्रेट करते हैं भारत की सारी भाषाओं को, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा प्राइड है, जिससे आज हम इतनी क्लोजली जुड़े हैं। आप तीनों को फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषभ जी बहुत धन्यवाद कि आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए। सुष्मिनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अस्बतुल्ला जी धन्यवाद। हिंदी दिवस 14 सितंबर, आज हम बात कर रहे थे, 3 बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट से जो हमसे बात कर रहे थे हिंदी के फ्यूचर के बारे में, हिंदी किस तरह से हमारे देश में जो पहले शायद इतनी आगे नहीं आ पा रही थी, आज एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच हो रहा है स्कूलों में बच्चों से लेकर कार्यालयों में और कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में, न्याय की जगह में, हमारे कामकाज की इस दुनिया में। जिस तरह से हम हिंदी को आज हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य आता है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के ऑडियंस जो आज हमारे साथ जुड़े रहे। हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम को आपने देखा। हिंदी में बात करिए, अपनी भाषा के प्रति प्राइड रखिए। बाहर भी जब आप जाते हैं अपनी संस्कृति से उतने ही प्रेम से जुड़े रहिए। और फिर मिलते हैं दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की नई प्रस्तुति में। तब तक मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।